तो पिछले एपिसोड के एंड में जैसा कि हमने देखा था कि असानो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था और ननाओ उसका इलाज कर रहा था, लेकिन तभी अचानक एक अलार्म बजने लगा था क्योंकि इनके गार्डन में घुस आई थी हाजाकुरा बैटालियन और ये मित्सुमी को पकड़ने के लिए आए हैं। लेकिन पहले इनका सामना करने के लिए आता है MC गोलियत और उसके पीछे आ रहे थे योजाकुरा सिबलिंग्स और इसके बाद वो सभी अपनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके इन सभी लोगों से लड़ने लगते हैं। लेकिन ये सभी मामूली लोग नहीं थे, इनके अंदर वो स्पेशल ड्रग होता है जिसे पाकर नोमैन बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था। लेकिन तभी अचानक एक शख्स घर की सिक्योरिटी को ऑन करके घर को दीवारों से घेर देता है और उसकी आवाज सुनकर सभी योजाकुरा सिबलिंग्स बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और इसके बाद क्यूचिरो उस शख्स से हेड की रिंग लेने को चला गया था। दूसरी ओर अचानक ही घर के अंदर बिजली चली जाती है क्योंकि घर के अंदर घुस आया था हाजाकुरा बैटालियन का कैप्टन यामा और उसने शॉर्ट सर्किट कर दिया है जिससे लाइट चली गई है। दूसरी ओर मित्सुमी अपने भाई बहनों को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन किसी का भी फोन नहीं लगता। इसके बाद मित्सुमी असानो की हालत देखती है। असानो की धड़कनें धीमी होती जा रही हैं और इसी वजह से मित्सुमी घबराने लगती है क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो असानो मारा जाएगा। दूसरी ओर क्यूचिरो चलते चलते उसी आदमी के पास पहुंच जाता है और कहता है तुम्हारे पास 9th हेड की रिंग है जिसके जरिए तुम घर के सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप उस अंगूठी के लायक नहीं हो पिताजी। यानी कि दोस्तों ये शख्स मित्सुमी और बाकी सबका पिता है। दूसरी ओर मित्सुमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी माँ की तस्वीर पर जाती है और तभी उसे कुछ याद आता है। इसके बाद मित्सुमी एक ड्रॉर खोलती है और इसके बाद अपने हाथ को बांधकर अपना खून निकालने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी माँ की कही बात याद करती है। मित्सुमी मेरी बात सुनो, हमारी नसों में जो खून बहता है उसमें स्पेशल पावर होती है और उस ताकत से तुम कोई भी बुरा काम कर सकती हो और इसी के विपरीत तुम बहुत सारे अच्छे काम भी कर सकती हो, लेकिन ज्यादा ताकत हमेशा ज्यादा दर्द लाती है और अगर कभी तुम्हें इस ताकत का इस्तेमाल किसी के लिए करना पड़ता है तब इसका इस्तेमाल किसी ऐसे के लिए करना जिसकी तुम बहुत ज्यादा परवाह करती हो, इतनी परवाह कि तुम उसके दर्द को भी अपनाने के लिए राजी हो। और इसके बाद मित्सुमी अपना खून निकालने लगती है और इसके बाद ट्यूब के जरिए उसे असानो की बॉडी में इंजेक्ट करने लगती है और इसके बाद असानो का हाथ थाम कहती है प्लीज असानो की मदद करो। लेकिन असानो का टेम्परेचर और उसकी धड़कनें धीमी होती जा रही थी, इसीलिए मित्सुमी असानो से कहती है असानो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुमने हमेशा मेरी हिफाजत की है लेकिन मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं कर सकी, इसलिए प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है, वहाँ यामा आ चुका था और इसके बाद यामा बहुत ही सन्नाटे के साथ मित्सुमी को पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी असानो जागकर उसे मित्सुमी से दूर कर देता है और कहता है मित्सुमी को छूना भी मत। दोस्तों यहाँ पर असानो की एक आंख ग्लो करने लगी है जो देख यामा कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता और इसके बाद असानो अपनी इलेक्ट्रिक गन से यामा पर शूट करता है, लेकिन यामा पर उस हमले का कोई असर नहीं होता और इसके बाद यामा असानो पर हमला करने के लिए जाने लगता है। सो तभी असानो मित्सुमी को दूर करके यामा की ओर कूदता है और इसके बाद यामा में एक जोरदार लात मारता है जिससे यामा दरवाजे को तोड़ता हुआ दूर गिरता है। दूसरी ओर असानो सोचने लगता है आखिर ये सब क्या हो रहा है और इसके बाद असानो फिर से यामा पर हमला करने के लिए जाता है। अचानक ही असानो को अपनी बॉडी बहुत हल्की महसूस हो रही थी और उसे यामा के हमले भी बहुत स्लो आते हुए दिखाई दे रहे थे और इसके बाद असानो फिर से यामा में एक मुक्का मारता है जिससे यामा फिर से दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी अचानक असानो को सिर में दर्द होने लगता है जो देख यामा कहता है जैसा मैंने सोचा था ये योजाकुरा ब्लड है जो तुम्हारी बॉडी में सोमेनिन प्रोटीन को क्रिएट कर रहा है, लेकिन इस खून की ताकत को काबू कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि ये प्रोटीन ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर को भी नष्ट कर देता है। यहाँ तक कि हमारे केस में भी हम में से आधे से ज्यादा इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान मारे गए। इसके बाद यामा असानो पर हमला करने के लिए तैयार होता है। दूसरी ओर मित्सुमी असानो के पास आ जाती है और उसे गले लगाकर शांत होने को कहती है। असानो उसे भागने को कहता है लेकिन मित्सुमी नहीं भागती। वहीं यामा उनकी ओर आने लगता है और अब मित्सुमी कहती है मैं
तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी और ना ही मैं इन बुरे लोगों को अपना दिल लेने दूंगी। अगर हमें मरना ही है तो हम साथ में मरेंगे। यहाँ मित्सुमी के हाथ में एक गन होती है। आखिर में मित्सुमी कहती है, तुम बस शांत होकर खुद पर नियंत्रण करने की कोशिश करो। और इसके बाद असानो ऐसा ही करने लगता है। योजाकुरा ब्लड का सोमेनिन प्रोटीन असानो की बॉडी में नए ब्लड सेल्स बना रहा है और यहाँ असानो के सेल्स बदलना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद जब असानो अपनी आंखें खोलता है तब भी मित्सुमी उसके साथ होती है। लेकिन तभी अचानक यामा आकर उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ से गन को छुड़ाकर उसे दूर फेंक देता है और असानो से कहता है, तो तुमने उसे अलविदा कह दिया। और इसके बाद अपनी पूरी ताकत से असानो के ऊपर हमला करता है। लेकिन तभी अचानक असानो अपने एक ही हाथ से उसके इतने पावरफुल हमले को रोक लेता है और इसके बाद अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए यामा में एक जोरदार मुक्का मारता है और इस हमले की वजह से यामा के पेट में एक होल हो जाता है और यामा अब रीजनरेट नहीं कर पाता और असानो से ये कहते हुए मारा जाता है, तुम एक दैत्य हो। दूसरी ओर क्यूइचिरो अपने पिता से कहता है, कैसा रहेगा अगर आप मुझे वो रिंग वापस कर दें। लेकिन उसके पिता कहते हैं, तुम जरा भी नहीं बदले क्यूइचिरो, तुम फुताबा और तुम्हारे बाकी के भाई बहन काफी अच्छे से बड़े हुए हो और साथ ही उस बच्चे की ताकतें भी जाग चुकी हैं। मुझे अपने बच्चों पर सच में बहुत नाज है। लेकिन क्यूइचिरो कहता है, पिताजी, इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी मैं आपको जिंदा देखकर जरा भी हैरान नहीं हुआ। लेकिन आखिर आपने असानो को ताकतवर बनाने के लिए तेनपोपो के साथ हाथ क्यों मिला लिया? इसके बाद हमें बताया जाता है कि योजाकुरा के खून में जो ताकत होती है उसे बहुत कम लोग काबू कर पाते हैं। मित्सुमी अपना खून असानो को कभी नहीं देती, लेकिन तुमने ऐसे हालात पैदा किए कि मित्सुमी को अपना खून असानो को देना ही पड़ा। तुमने असानो को इतना घायल कर दिया कि ननाओ उसका इलाज तो कर पाए, लेकिन उसे ठीक होने में बहुत वक्त लगे। और इसके बाद तुमने हासाकुरा बैटालियन और हाइबरनेशन का यूज करके हमें अलग अलग कर दिया। और इसके बाद तुमने इलेक्ट्रिसिटी को कट करवा कर घर के सारे ट्रैप्स को भी ऑफ कर दिया। इसीलिए आखिर में न चाहते हुए भी मित्सुमी ने असानो को योजाकुरा का खून देकर एक बहुत ही बड़ा जोखिम उठाया। तुमने इतनी बड़ी प्लानिंग की सिर्फ असानो के लिए, आखिर ऐसा क्यों? वो आदमी कहता है, मैं बस इतना चाहता था कि वो बच्चा इतना ताकतवर बन जाए कि मेरी प्यारी मित्सुमी की हिफाजत कर सके। आखिर मैं अपनी प्यारी बेटी की हिफाजत के लिए इतना तो करूंगा ही। वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम उस बच्चे की कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हो। क्यूइचिरो कहता है, मुझे उसके जीने या मरने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वैसे इसके बाद वो आदमी कहता है, मेरा काम यहाँ खत्म हुआ, अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन तभी क्यूइचिरो अपने जालों को एक राउंड शेप देते हुए कहता है, आप जरा भी नहीं बदले पिताजी। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका परिवार कब क्या महसूस करता है। माँ की मौत से भी आप कुछ नहीं सीखे। और इसके बाद क्यूइचिरो यहाँ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करता है, काम स्टॉर्म। और ये हमला हर एक चीज को काटता हुआ, चाहे वो पेड़ हो या पत्थर, उस आदमी में जाकर लगता है। दूसरी ओर यामा को हराने के बाद असानो थोड़ा अजीब महसूस करता है, लेकिन तभी मित्सुमी आकर उसे रोते हुए पकड़ लेती है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते असानो, आखिर मैं क्या करूं? असानो के ऊपर योजाकुरा ब्लड के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। लेकिन तभी असानो मित्सुमी को गले लगाकर कहता है, तुम्हारी बदौलत मैं बिल्कुल ठीक हूँ मित्सुमी। और ये बात सुन मित्सुमी चैन की सांस लेती है। लेकिन तभी शियोन इन्हें कॉल करती है और पूछती है, तुम दोनों ठीक तो हो ना? मित्सुमी कहती है कि हाँ, हम ठीक हैं। वैसे आपने हमें कॉल कैसे किया? हाइबरनेशन के दौरान तो सारे कम्युनिकेशन डिवाइस डिसेबल हो गए थे। सो शियोन बताती है कि उसने इमरजेंसी हॉटलाइन को रीबिल्ड कर दिया है। और इसके बाद शियोन फुताबा को बता देती है कि मित्सुमी और असानो दोनों ठीक हैं। जिसके बाद फुताबा इन सभी को अपनी एक ही किक से दूर उड़ा देती है और कहती है, बगीचे को साफ करने का वक्त आ गया है। और ये बात सुनते ही शियोन केंगो को एक प्लान बताती है कि उसे सभी लोगों को एक ही जगह पर लेकर आना है। ये बात सुनते ही हम देखते हैं कि केंगो मित्सुमी का रूप ले लेता है और बाकी के लोग उसे मित्सुमी समझकर उसका पीछा करने लगते हैं। सो केंगो उनसे बचता हुआ सभी लोगों को अपने पीछे ले जाता हुआ एक लोकेशन की ओर जाने लगता है। वो उस जगह पर पहुंचता है जहां ननाओ पहले से ही मौजूद था।
अब मित्सुमी के ननाओ के पास पहुंचते ही सभी लोग उन पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी ननाओ अपने हाथ में किसी सीरम को इंजेक्ट करता है, जिससे उसका हाथ बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और इसके बाद वो जमीन में एक मुक्का मारता है, जिससे जमीन टूटती है और ननाओ केंगो के साथ हवा में उड़ जाता है। वहीं दूसरे लोग ननाओ के द्वारा बने गड्ढे में गिर जाते हैं, जिसके बाद शिंजो उन्हें उसमें कैद कर देता है। वो लोग उस बॉल जैसी चीज में से निकलने की कोशिशें करते हैं, लेकिन कोई भी तरीका कुछ काम नहीं आता और इसके बाद फुताबा अपनी पावर का यूज करके उस पूरी बॉल को हवा में उड़ाते हुए उसे बहुत तेजी से घुमाने लगती है, जिस वजह से अंदर के लोग बुरी तरीके से घूमने लगते हैं। और इसके बाद फुताबा एक टॉर्नेडो बनाकर उस बॉल को आसमान में कहीं तो फेंक देती है, जिस वजह से सभी कहते हैं बिग सिस्टर फुताबा सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्योइचिरो के इतने ज्यादा खतरनाक हमले के बाद भी हम देखते हैं कि उस आदमी को कुछ नहीं होता। उसने क्योइचिरो के जालों को अपने हाथ से ही रोक लिया है, क्योंकि क्योइचिरो को इन स्टील स्पाइडर का यूज करना इसी ने सिखाया था। और अब वो आदमी कहता है, चलो क्योइचिरो, अब अपने पिता को एक अच्छे बच्चे की तरह जाने दो। लेकिन तभी क्योइचिरो अपने जालों से अपने पिता के हाथ को जकड़ लेता है और कहता है, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपसे वो हेड की रिंग लेकर रहूंगा। और इसके बाद क्योइचिरो उस अंगूठी को अपने पिता के हाथ से निकालने में कामयाब हो जाता है और अब क्योइचिरो को वो अंगूठी मिल चुकी है। वैसे इसके बाद घर का सिक्योरिटी सिस्टम फिर से ऑन हो जाता है और दूसरी ओर इन सभी का इंतजार कर रहे थे मित्सुमी और असानो। इसके बाद फुताबा मित्सुमी से कहती है, मैं तुम दोनों को सही सलामत देखकर बहुत खुश हूँ। वहीं शिंजो तो असानो को रोते हुए गले ही लगा लेता है। लेकिन तभी केंगो पूछता है कि अचानक ही असानो ठीक कैसे हो गया, उसकी हालत तो बहुत खराब थी। मित्सुमी कहती है, मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन जैसे ही उस जगह पर क्योइचिरो पहुंचता है, वो देखता है कि ननाओ, शिंजो और गोलियत असानो को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी के लोग मित्सुमी को घेरे हुए हैं। क्योइचिरो आते हुए कहता है, मैं तुम सभी को सही सलामत देखकर काफी खुश हूँ। चलो अब हमें घर के अंदर चलकर चाय पीनी चाहिए। लेकिन फुताबा उससे गुस्से में घूरने लगती है और यहाँ असानो की ताकत से ये सभी समझ जाते हैं कि मित्सुमी ने असानो को अपना खून दे दिया है, जिस वजह से असानो की बॉडी में सोमेनिन प्रोटीन प्रोड्यूस होने लगा है। आगे क्योइचिरो बताता है, सोमेनिन प्रोटीन आपके सभी बॉडी सेल्स को जगा देता है, लेकिन इसे काबू करना बहुत मुश्किल होता है और ज्यादातर लोग इस पर से काबू खो देते हैं। असानो को देख पुरानी यादें ताजा हो गयी, किस तरह बचपन में हम सभी भाई बहन भी इसी तरह से बेकाबू हो जाया करते थे। लेकिन तभी असानो ननाओ और शिंजो को दूर फेंक देता है, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। लेकिन तभी क्योइचिरो उसे अपने जालों से जकड़ लेता है और कहता है कि ये धीरे धीरे इसे काबू करना सीख जाएगा। और इसके बाद उसे शियोन के हेडफोन्स पहना देता है, क्योंकि इस तरह बेकाबू होने के बाद एक इंसान सिर्फ उसी की बात सुन पाता है जो उसके दिल के करीब हो, और इन हेडफोन्स के जरिए वो आसानी से मित्सुमी की बात सुन पाएगा। क्योंकि क्योइचिरो मित्सुमी को एक माइक देते हुए उसे गाना गाने को कहता है। लेकिन ये बात सुनते ही बाकी सब बहुत ज्यादा घबराते हुए कहते हैं, नहीं, हम किसी और तरीके से असानो को ठीक करेंगे। लेकिन ये नहीं। लेकिन क्योइचिरो मित्सुमी की आवाज सुनने के लिए बहुत ज्यादा उतावला होता है और मित्सुमी भी असानो के लिए गाना गाने को तैयार होती है। लेकिन इसके बाद वो जैसे ही गाना गाती है, आसमान में उड़ रही चिड़िया भी नीचे गिरने लगती हैं। समझ जाओ कितने भयानक तरीके से ये गाना गाती होगी। वैसे ये आवाज सुन असानो के भी तोते उड़ जाते हैं और कुछ देर बाद वो होश में आ जाता है और उसे होश में देख मित्सुमी खुशी के मारे रोने ही लगती है। बाकी सब भी काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी असानो पूछता है कि मैंने एक डरावनी आवाज सुनी, आखिर वो था क्या? मित्सुमी कहती है, शायद से तुमने कोई सपना देखा होगा। वैसे इसके बाद फुताबा क्योइचिरो से कहती है, किसी को होश में लाने के लिए हम तो उसे पीटते थे, है ना? तो फिर तुमने असानो को पीटा क्यों नहीं? क्योइचिरो कहता है, बस एक नया स्वाद चखने के लिए। और आखिर में हम देखते हैं कि मित्सुमी और असानो एक दूसरे की ओर प्यार से देख रहे थे और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा